प्लांट चाहे कोई भी हो, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी है, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, CO2 फिक्सेशन के लिए हमेशा कौन सी साइकिल चले? आज का स्ट्रक्चर हेलिकल होने की वजह से आप जब इसमें आयोडीन डालते हो ना, तो आयोडीन इन हेलिसेस में ट्रैप हो जाता है और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है LH सर्च की वजह से। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंका एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल। सही बात है, ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलती है। हेलो बेटा, वेरी 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 वार्म वेलकम टू एवरी वन ऑफ यू। आज एक बहुत ही यूजफुल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो शायद हर बच्चे के लिए आज उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना कि आपका सिलेक्शन। क्योंकि आज जो सेशन हम लाए हैं वो है 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि आपका नीट को अब एक हफ्ता भी नहीं बचा है, बहुत ही जल्दी आपका पेपर होने वाला है। मुझे पता है आप डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे, लेकिन बेटा इस टाइम आपके दिमाग में जो एक चीज आती है ना, वो ये आती है कि यार मुझे कोई ऐसा टॉपिक बता दो या ऐसे क्वेश्चंस बता दो जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, ताकि एटलीस्ट मैं उनको तो अच्छे से पढ़ के चले ही जाऊं एक बार और मेरे मार्क्स अच्छे आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएं। तो इसी यूजफुल सेशन के साथ आज मैं आपके पास आई हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जिनका रिपीट रेट नीट में बहुत ज्यादा है, या एनटीए को ये क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो बेटा जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का सेशन है, 10 क्वेश्चन हम बॉटनी के लेंगे, 10 क्वेश्चन हम जोलॉजी के लेंगे। आप लोग क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, इसीलिए पहले आप आंसर सोच लीजिएगा और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिएगा, जिससे कि आपको फायदा होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना तैयार कर रखा है और कितना और आपको रीड करने की जरूरत है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, क्लोरोप्लास्ट यूजुअली अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी। जब भी आप असर्शन रीजन करेंगे तो आप बीच में बिकॉज लगा लेंगे। बिकॉज दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बाय अलाइनिंग अलोंग द वॉल्स। बिल्कुल सही बात है। क्लोरोप्लास्ट जो मेसोफिल सेल, आपको पता है मेसोफिल सेल की वॉल के पास क्लोरोप्लास्ट अलाइन हो जाते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट दो तरह से अलाइन हो सकते हैं, या तो ये यहाँ अलाइन हो सकते हैं या फिर ये क्लोरोप्लास्ट पैरेलली अलाइन हो सकते हैं। तो कब क्लोरोप्लास्ट कैसे अलाइन होंगे वो डिपेंड करेगा लाइट पे। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो क्लोरोप्लास्ट पैरेलली अलाइन हो जाता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है तो क्लोरोप्लास्ट सीधा अरेंज हो जाता है। तो बेटा यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि क्लोरोप्लास्ट अपने आप को मेसोफिल की वॉल के साथ अलाइन कर लेता है। क्यों कर लेता है? टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब कि assertion is correct, reason is correct and reason is the correct explanation of assertion. That is answer number 1. दूसरा क्वेश्चन है, मियोटिक डिवीजन अकर्स जनरली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। बिल्कुल सही बात है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही हमें प्लॉइडी को 2n से n करना होता है और इसके लिए हमें करना पड़ता है मियोसिस। तो सही बात है। सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज। आपने 5 स्टेजेस पढ़ी हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इसमें से जाइगोटीन स्टेज में साइनेप्सिस होता है और पेकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। ये दो चीजें तो आपको याद रखनी ही होंगी। जो आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन, टेट्राड का फॉर्मेशन, वो सब जाइगोटीन स्टेज में होता है। बाद में जब टर्मिनलाइजेशन होता है उस टाइम क्रॉसिंग ओवर या एग शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं काइजमेटा। तो इस टाइम एक्चुअली कौन बनता है? काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा बेटा? जाइगोटीन। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आगे चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले आता है पॉलीएडेल्फस, एपीपेटलस, एपीफाइलस और पेरिगाइनस। सबसे पहले आपको ये तो हमेशा याद रखना है कि एपीफाइलस तब होता है जब स्टेमन्स और पेरियंथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पेरियंथ मतलब टेपल्स, सेपल्स प्लस पेटल्स, और ये सिर्फ एक ही केस में होता है, दैट इज लिली। पेरिगाइनस में बाउंड्री पे, ओवरी की बाउंड्री पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल रोज, पीच, प्लम है, तो पीच हो गया यहाँ पे। एपीपेटलस जिसमें पेटल्स होते हैं, फ्री पेटल्स होते हैं, वो ब्रिंजल के केस में होता है। और पॉलीएडेल्फस इज द केस ऑफ सिट्रस।
तो बेटा इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये चैप्टर आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना है बेटा, क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स है और हॉर्मोन्स के साथ दिक्कत ये है कि हम ना थोड़ा सा भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता हर हार्मोन का फंक्शन। इसलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप एक नोटबुक या फिर एक नोटबुक में से एक पेज निकाल लीजिए और उसमें हॉर्मोन्स के फंक्शन शॉर्ट में लिख लीजिए और अपना पेपर देने जाने से पहले एक बार उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो बेटा ह्यूमन यूरिन में आपको ऑक्सीजन भी मिलता है, राइपेंड ऑरेंजेस में इथाइलिन मिलता है। इथाइलिन गैसियस हार्मोन है जो कि बाकी ऑरेंजेस को भी राइप करवा देगा। गिबरेल्ला फ्यूजिकेरोई से आपको गिबरेलिन्स मिलता है और कोकोनट मिल्क का रिलेशन किससे है? साइटोकाइनिन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो होता है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। आगे चलते हैं। लेबल द ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी को लेबल करके बताना है। तो बेटा ये तो आपको डायग्राम याद ही होना चाहिए जो कि मोनोकॉट का डायग्राम है। तो यहाँ पे बेटा ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है ये आपका होता है स्क्यूटेलम। क्या होता है बेटा? स्क्यूटेलम। ये वाला जो आपका रीजन है बेटा ये होता है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल किसको कवर करता है बेटा? शूट एपेक्स को। यह साइड में से जो रिड्यूस स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका एपीब्लास्ट। नीचे आते हैं तो आती है आपकी रूट, फिर आती है आपका रेडिकल जिससे आपकी रूट निकली है, फिर रूट को कवर करने वाली रूट कैप और सबसे नीचे प्रेजेंट होता है कोलियोराइजा। तो बेटा इसका जो इसने हमसे क्या क्या पूछा है? ए शूट एपेक्स गलत, ए कोलियोप्टाइल है, बी शूट एपेक्स है, सी एपीब्लास्ट है और डी रेडिकल है। तो बेटा ये डायग्राम एनटीए का बड़ा ही फेवरेट है, तो ये आप जरूर एक बार देख के जाइएगा अलोंग विद द लेबलिंग। मोनोकॉट का देखा है तो डाइकॉट का भी देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं असर्शन रीजन। C4 प्लांट शोज CO2 फिक्सेशन बाय केल्विन बेंसन साइकिल। बिल्कुल सही बात है, प्लांट चाहे कोई भी हो अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करनी है, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, CO2 फिक्सेशन के लिए हमेशा कौन सी साइकिल चलेगी? C3 साइकिल। अगर आप C4 प्लांट भी पढ़ते हो तो C4 प्लांट में आप दो तरह के सेल्स पढ़ते हो। ऊपर वाले सेल्स को बोलते हैं मीजोफिल सेल्स और नीचे वाले सेल्स को बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स, है ना बेटा। ऊपर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्केज जो कि सिर्फ मीजोफिल सेल्स में ही होता है, और बंडल शीथ में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रुबिस्को जो कि सिर्फ बंडल शीथ में ही होता है। तो CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है? बंडल शीथ में। यहाँ पे चलती है आपकी C3 साइकिल। मीजोफिल सेल्स इन C4 प्लांट शोज कैल्विन साइकिल नहीं, मीजोफिल सेल्स में नहीं चलती है कैल्विन साइकिल। कहाँ चलती है? बंडल शीथ सेल्स में। इसका मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आगे चलते हैं बेटा। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको ये याद रखना है बेटा कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज कौन से तरह का आरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 1 हमेशा बनाता है आरआरएनए, 2 हमेशा बनाता है एचएनआरएनए और बाकी के जितने भी आरएनएज है टीआरएनए, एसएनआरएनए और 5s आरआरएनए ये बनते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3 से। ये सब आप पढ़ चुके हो बट ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो बेटा जो सबसे पहला है ए का आंसर होगा सेकंड, बी का आंसर होगा फिफ्थ और सी का होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सो द राइट आंसर गोज इज बी। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन विच रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स आर यूज्ड। कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स को यूज किया गया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ में तो नहीं किया था, हर्शे चेज में हमने यूज किया था, मीजल्स एंड स्टाल में हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज नहीं किया था, हैवी और लाइट को यूज किया था। टेलर एक्सपेरिमेंट में हमने किया था और मॉर्गन तो कहीं सीन में ही नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है दैट इज बी एंड डी। ठीक है। dN/dt इज इक्वल टू RN। बेटा ये हम पढ़ते हैं इकोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा कि इसका जो ग्राफ बनता है वो जे शेप्ड कर्व होता है। दो पढ़े थे हमने, एक तो जे शेप्ड था और एक सिग्मोइड था, है ना। तो इस केस में जो कि आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसमें आपका जे शेप का कर्व बनता है। इसी इक्वेशन को आप NT N0 E
RT भी लिख सकते हो, और ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी है, मतलब कि इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की जगह लॉजिस्टिक ग्रोथ होता तो आपका कर्व कैसा हो जाता, सिग्मोइड कर्व या फिर एस शेप्ड कर्व। तो बेटा ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडल के डिसऑर्डर्स के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव, सही है, डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है। इट मे बी ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, दोनों तरह का हो सकता है। इन मेंडेलियन डिसऑर्डर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट चेंज्ड, सही है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में नंबर चेंज होता है, मेंडल के डिसऑर्डर में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता तो नंबर चेंज होता। द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, सही बात है। मेंडल के जितने भी डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं उनमें ऑल्टरेशन या म्यूटेशन किसी पर्टिकुलर जीन में या कोडोन में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा यहाँ पे जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं इनकी लोकेशन क्या होती है। क्यूबॉइडल सेल्स आर प्रेजेंट इन, देखो पहले इधर से कनेक्ट करते हैं, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में कौन सा होता है, स्क्वामस। लाइनिंग ऑफ स्टमक में कौन सा होता है, कोल्यूमनार। फैलोपियन ट्यूब में कौन सा होता है, सीलिएटेड। और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में कौन सा होता है, क्यूबॉइडल। तो बेटा भले ही नई एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं गिवन है, लेकिन आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में से काटा हुआ है, लेकिन एनटीए के सिलेबस में ये है कि कौन कौन से टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू, सिंपल, कंपाउंड, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, मतलब द राइट आंसर इज थर्ड। ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिपिड्स, लिपिड के बारे में बताना है बेटा। देखो बायोमोलिक्यूल्स में 4 मेजर मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले आता है आपका कार्ब्स या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आता है आपका प्रोटीन्स, आता है आपका फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो बेटा एटलीस्ट आपको इन चारों के बारे में ओवरव्यू, डिटेल, सब कुछ पढ़ के जाना है। बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटीन से क्वेश्चन आ सकता है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एंजाइम्स। एंजाइम से तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिए बेटा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन जरूर देगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। एंजाइम अच्छा पार्ट है, क्योंकि यही आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो ये तो आप जरूर छोड़ के ही मत जाइएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा। फिलहाल हम बात करते हैं लिपिड की। दीज आर जनरली वाटर सोल्यूबल, बिल्कुल सही बात है, लिपिड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल सही बात है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जिसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। जनरली बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर किस किस का पढ़ना है। तो बेटा जी बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर आपको वो सारे याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है स्ट्रक्चर्स। अगर स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट जो स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में है वो तो आपको पढ़ के जाने ही पड़ेंगे बेटा। ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, बिल्कुल सही बात है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH, मतलब कि ग्लिसरॉल एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। फॉस्फोलिपिड आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन में आपको फॉस्फोलिपिड्स ही तो मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो आपको फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, मतलब ऑल A, B, C एंड D सारे ही ऑप्शन लिपिड के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही है। सेल्यूलोज कैन नॉट होल्ड आयोडीन, बिल्कुल सही बात है, सेल्यूलोज आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता। बिकॉज असर्शन रीजन के बीच में आप हमेशा क्या लगा के देखेंगे बेटा, बिकॉज सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप स्टार्च का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो स्टार्च का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, स्पेसिफिकली इसका जो अमाइलोज वाला पार्ट होता है वो हेलिकल होता है।
अब स्टार्च का स्ट्रक्चर हेलिकल होने की वजह से आप जब इसमें आयोडीन डालते हो ना, तो आयोडीन इन हेलिसेस में ट्रैप हो जाता है। आयोडीन हेलिसेस में ट्रैप होने की वजह से ब्लू ब्लैक कलर देता है। लेकिन सेल्यूलोज में तो किसी भी तरह का कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो आयोडीन कहीं ट्रैप नहीं होगा, जैसे डालोगे वैसे के वैसे निकल जाएगा। इसीलिए सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर हेलिकल नहीं होता और इसी वजह से वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता। तो बेटा इसका असर्शन सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब इसमें आप एक चीज याद रखेंगे, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हमें याद होता है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन या तो फर्स्ट नंबर पे मिलता है या सेकंड नंबर पे मिलता है। लेकिन बेटा जी ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्रॉम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये जो टॉपिक है ना बेटा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ये आप यहाँ से आप क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने के एक्सेसिवली हाई चांसेस है, एक्सेसिवली हाई जिसे कहते हैं। तो बेटा ये क्या बोल रहा है, टीवी प्लस ईआरवी क्या होता है, टीवी प्लस ईआरवी ईसी, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, इट इज टोटल लंग कैपेसिटी। ERV प्लस RV इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज FRC। तो ये वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ये तो आपको जरूर जरूर एक बार पढ़ के जानी है बेटा, लास्ट टाइम रिवीजन में इसको ऐड कर लीजिएगा अपने। तो इसमें कौन कौन से आंसर होते हैं, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड एंड सी का थर्ड। आगे चलते हैं बेटा। Given below are the two statements. The labia minora are paired folds of tissue under labia majora. सही है। सबसे ऊपर मॉन्स प्यूबिस होता है, मॉन्स प्यूबिस के नीचे से एक्सटेंड करते हैं पेयर्ड फोल्ड्स, जिन्हें बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के अंदर भी दो पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं लेबिया माइनोरा। दोनों लेबिया माइनोरा जहां ऊपर फ्यूज करते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज क्लाइटोरिस। तो लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉइड, सही बात है, स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी 2n होती है, तो स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉइड एंड कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स। अरे भाई अगर डिप्लॉइड है तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में 23 होते हैं, डिप्लॉइड सेल में हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। तो द राइट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आगे चलते हैं बेटा। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी काफी बार पूछा जाता है, इसीलिए ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, तो बेटा जी जो ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ए स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बोल रहा है ए इज प्राइमरी फॉलिकल, बिल्कुल हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमीट मदर सेल, नहीं भाई गैमीट मदर सेल तो ऊगोनिया को कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल को नहीं कहते हैं, तो ये गलत हो गया। बी इज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ तो बनेगा नहीं, पहले तो रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो बी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है। डी टर्शरी फॉलिकल, डी टर्शरी फॉलिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुका है और ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम ही बनेगा, टर्शरी फॉलिकल नहीं बनेगा। बचा सी, सी बोल रहा है कि ये ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, बिल्कुल सही बात है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है एलएच सर्ज की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे, जिसकी वजह से जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाता है। बेटा ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है और ये भी एक तरह से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बेटा, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें काफी कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम्पल दे दिया एंड देन दे आर आस्किंग फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं, स्पाइडर्स, किंग क्रैब, प्रॉन। देखा जाए तो ये तीनों ही कौन सी फाइलम के मेंबर हैं, ये तीनों ही कौन सी फाइलम के मेंबर है बेटा, आर्थ्रोपोडा। कौन सी फाइलम के मेंबर्स हैं ये, आर्थ्रोपोडा। तो बेटा स्पाइडर्स, स्पाइडर्स में आपको क्या मिलती है बेटा जी, बुक लंग्स,
किंग क्रैब में रेस्पिरेशन के लिए क्या मिलते हैं? बुक गिल्स। प्रॉन में रेस्पिरेशन के लिए क्या मिलते हैं? गिल्स। और लेबियो फिश है तो फिश में तो हमेशा ही क्या मिलेंगे आपको? गिल्स। मतलब कि इसका सही आंसर होता है ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी और डी का फर्स्ट, दैट इज सेकंड। आगे चलते हैं बेटा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्ट, आर्ट दैट इज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का क्वेश्चन है बेटा ये। यहाँ पे सबसे पहले आईयूटी है, आईयूटी मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यूट्रस के अंदर आप ट्रांसफर कर रहे हो। अब अगर आपको यूट्रस में ट्रांसफर करना है तो कौन सी सेल स्टेज में करोगे? मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स है तो आप ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो गया? एम्ब्रियो ट्रांसफर इन यूट्रस एट मोर देन 8 सेल्ड। जिफ्ट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, आप जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो तो आप इस केस में फैलोपियन ट्यूब में 8 सेल से कम में ट्रांसफर करोगे। गिफ्ट इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पे आप गैमीट मतलब ओवा को सीधा कहाँ डाल देते हो? फैलोपियन ट्यूब में। एमटीपी इंड्यूस्ड अबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाता है ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बेटा। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम रेस्पिरेशन, वेरी 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 लाइक्ड क्वेश्चन ऑफ एनटीए। ठीक है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब दैट एक्सटेंड्स अप टू मिड एब्डोमिनल, नहीं बेटा, इट एक्सटेंड्स अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। अब 2/5 ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में आता है, which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into right and left primary bronchi। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles, सही बात है। ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलती हैं। मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज थर्ड। Coming to the next question, Butyria, which is a member of Aschelminthus, मतलब कि आपको यहाँ कौन सी फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने हैं? Aschelminthus के। Aschelminthus के मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें एक्सक्रीटरी पोर होता है, बिल्कुल सही बात है। दे हैव मस्कुलर फेरिंग्स, सही है। मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल्स, गलत है, फीमेल मेल से लॉन्गर होती है। एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाता है बेटा? थर्ड। आगे चलते हैं। इवोल्यूशन इन नेचर कुड बी पॉसिबल ड्यू टू, किन किन चीजों की वजह से इवोल्यूशन हो सकता है? तो बेटा इसमें आपको याद रखना होगा हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या याद रखना होगा बेटा? हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। वो बोलता है इन अ रैंडमली मेटिंग लार्ज पॉपुलेशन, gene frequency remains constant from generation to generation if there is no natural selection, no gene recombination, no mutation, no genetic drift, no gene flow। अगर ये सब होंगे तो पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होगा। यहाँ क्या पूछा है कि पॉपुलेशन में इवोल्यूशन किन किन चीजों से हो सकता है? नेचुरल सिलेक्शन से भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन से भी हो सकता है, म्यूटेशन से भी हो सकता है, ड्रिफ्ट से भी हो सकता है और जीन फ्लो से भी हो सकता है। मतलब कि राइट आंसर इज फोर्थ, ए बी सी डी एंड ई। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा। मैं आपको 2 सेकंड दूंगी, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिएगा बेटा, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिएगा। हाँ जी। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, सही बात है, बट इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। लूप ऑफ हेनले के 2 लिम्ब होते हैं, एक हम पढ़ते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा हम पढ़ते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो ये आपसे कौन से लिम्ब के बारे में पूछ रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब। तो बेटा डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, दैट इज ए एंड बी आर
ट्रू। इसी के साथ आपके 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप पूरी मेहनत करें, आप अपने फेवरेट या ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचे। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट। अच्छे से कीजिएगा, आपने बहुत मेहनत की है एंड आई नो each one of us knows that you will give your 100%, you will give your potential to an extent in this exam that you are going to get selected. So beta, all the best, have a nice day, bye, thank you.